तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास अब मटेरियल कॉस्टिंग से। अर्नव उद्योग, अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट X by using two raw material A and B in the ratio of 3:2. Material A is perishable in nature and if not used within 5 days of purchase, it becomes obsolete. Material B is durable in nature and it can be used even after 1 year. The company has estimated a sales volume of 30,000 kg for the month of July 2016 and expects that the trend will continue for the entire year. तो आपको एक महीने की सेल्स वॉल्यूम का डेटा दे रखा है। पहली बात, ये जो 30,000 kg है, पहली बात तो ये फिनिश्ड गुड्स की बात हो रही है क्योंकि सेल्स वॉल्यूम की बात है, सेल्स फिनिश्ड गुड्स की होगी। दूसरी बात, एक महीने की सेल्स का डेटा है ये आपके पास, मतलब पूरे साल का डेटा अगर आपको निकालना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा। उस बात के लिए मैंने डिस्कस किया है। द रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट इज 5:3, मतलब 5 यूनिट्स का इनपुट डालोगे तब जाके 3 यूनिट्स का आउटपुट आएगा। द परचेज प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी इज 15 and 22 रिस्पेक्टिवली। तो ए 15 रुपए पर केजी के हिसाब से और बी 22 पर केजी के हिसाब से, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इन अमाउंट्स में कोई टैक्सेस का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, वो जीएसटी वगैरह जो भी उस काम करते हैं वो अलग से करना पड़ेगा अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ तो। मटेरियल ए कैन बी परचेस्ड फ्रॉम अ लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days पीरियड। ये मटेरियल ए का लीड टाइम दे दिया आपको। ऑन द अदर हैंड, मटेरियल बी इज परचेस्ड फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट एंड इट टेक्स 2 to 4 days। ये आपको मटेरियल बी का लीड टाइम दे दिया। तो मटेरियल ए का लीड टाइम 1 to 2 days और मटेरियल बी का लीड टाइम 2 to 4 days टू रिसीव द मटेरियल इन द स्टोर। तो सर यहां तक का डेटा आपके पास ये है, एक महीने में 30,000 kg बेचनी है, तो पूरे साल में कितनी बेचनी होगी वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट रेशो दे रखी है कि भैया 5 किलो डाल के 3 यूनिट्स का आउटपुट आता है, और ये जो टोटल इनपुट है ये 2 इनपुट लगे हैं ए और बी, किस रेशो में? 3:2 में। मतलब अगर आपका टोटल इनपुट 1 लाख केजी का लगा है तो उस 1 लाख केजी को बांटना पड़ेगा 3:2 में। कुछ ए लगा है, कुछ बी लगा है, ठीक है ना। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू इंकर एन एडमिन कॉस्ट ऑफ ₹120। ये एक तरह से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गई। कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए एंड बी इज 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज दे दी दोनों मटेरियल के लिए। एट प्रेजेंट मटेरियल ए इज परचेस्ड इन अ लॉट ऑफ 8,000 kilograms टू अवेल अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो एट प्रेजेंट 8,000 आपका ऑर्डर साइज है और 8,000 के ऑर्डर साइज पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये ईओक्यू ने नहीं बताया, इस ऑर्डर साइज पे आप एट प्रेजेंट काम कर रहे हो। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर मटेरियल ए is 4% credit available and GST on material B is 2% credit not available। तो मटेरियल ए और बी दोनों पे जीएसटी लग रहा है, लेकिन ए मटेरियल का जो जीएसटी है उसके लिए क्रेडिट अवेलेबल है। मतलब आज अगर जीएसटी पे किया, कल को सरकार आईटीसी बनाकर, इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाकर वापस देगी। क्या मटेरियल ए का ये 4% का जीएसटी जिस पे क्रेडिट अवेलेबल है क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं सर, जिस चीज ने वापस आ जाना है वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता। यही सीखा था हमने। उसके बाद मटेरियल बी पे जो 2% का जीएसटी लग रहा है, ये सर एक बारी लग गया तो लग गया। आईटीसी बन के एक बारी मैंने अगर सरकार को दे दिया, आईटीसी बनाकर, इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाकर, सरकार मुझे कभी भी ये जीएसटी वापस नहीं देने वाली। मतलब मेरी जेब से निकल गया तो निकल गया, ये वाला जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मतलब मटेरियल बी का बनेगा। कंपनी वर्क्स फॉर 25 days इन अ मंथ एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली। तो एक महीने में 25 दिन काम होता है और इसी तरीके से पूरे साल काम होगा। अच्छा, यहां से अगर निकालना चाहे पूरे साल में कितने दिन, एक महीने में 25 दिन, साल में 12 महीने, तो ये आएगा आपके पास 300 दिन। मतलब पूरे साल में 300 दिन काम होता है। इस हिसाब से अगर इसकी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम इस हिसाब से काम करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू, मांगा है आपसे पहले पार्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल ए एंड बी, दोनों के लिए आपको पहले पार्ट में तो ईओक्यू निकालना है। बड़ा आसान सा पार्ट है, आइए स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर 1, ईओक्यू निकालना है। सबसे पहले तो ईओक्यू का फॉर्मूला कोट कर देते हैं। 2AO डिवाइडेड बाय C
ओवरऑल का अंडर रूट। ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब मटेरियल ए का भी निकालना है, मटेरियल बी का भी निकालना है। उसके लिए तो सर स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने में तो कुछ नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 120। आपको कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज और कॉस्ट पर यूनिट भी दे रखी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बस एक चीज में, ए में, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल बी। तो सर सबसे पहले आपको यह निकालना पड़ेगा ईओक्यू निकालने के लिए। आइए इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट चाहिए। पूरे साल में आपको फिनिश्ड गुड्स बनाना कितना है? फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर्ड पर एनम। एक महीने में सेल हो सकती है 30,000 यूनिट्स की, तो 12 महीनों में 3,60,000 यूनिट्स। तो आपको पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स का आउटपुट चाहिए, फिनिश गुड्स चाहिए। उसके बाद द रेशो ऑफ इनपुट आउटपुट इज 5:3। इसका मतलब 5 यूनिट्स का इनपुट डालोगे तो 3 यूनिट्स का आउटपुट आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले तो इनपुट आउटपुट रेशो 5:3। आपको समझाने के लिए मैं डिटेलिंग में लिख रहा हूं। मतलब क्या है इसका? 5 का इनपुट तो 3 का आउटपुट, 1 का आउटपुट तो 5/3 का इनपुट। आपको कितना आउटपुट चाहिए? 3,60,000। तो उसके लिए कितना इनपुट? 5/3 इंटू 3,60,000 इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 6 लाख यूनिट्स ऑफ इनपुट। ये आपका टोटल इनपुट लगेगा, तब जाके आपका रिक्विजिट आउटपुट आएगा। अच्छा, ये जो इनपुट है अब ये 2 पार्ट्स में है। इसमें से कुछ ए है कुछ बी है। क्वेश्चन नहीं बोला कि 2 रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, और रॉ मटेरियल जो लगते हैं वो 3:2 में लगते हैं आपस में। मतलब सर ये जो टोटल इनपुट है इनको आपस में 3:2 में बांट के आपके पास ए और बी की यूनिट्स आ जाएंगी। 8/3 डिवाइडेड बाय 5, 3,60,000 यूनिट्स आपके पास ए आ जाएगा। और रिमेनिंग 2,40,000 यूनिट्स आपके पास बी आ जाएगा। तो आपके पास एक तरह से एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ए और बी दोनों आ चुका है। बस अब आपका ईओक्यू निकल जाएगा। आइए तो सबसे पहले तो मटेरियल ए का 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इसकी 3,60,000 निकाली अभी वर्किंग नोट में, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में 120 दे रखी है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में मटेरियल ए की कॉस्ट पर यूनिट 15 है और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज 15% है, और मटेरियल ए पर 4% का जीएसटी है लेकिन उसका क्रेडिट अवेलेबल है। तो मटेरियल ए का जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो स्ट्रेट अवे 15% कॉस्ट पर यूनिट, उसका 15%। ये आपके पास एक तरह से डिनोमिनेटर में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बन गई, इसका अंडर रूट। इसी तरीके से मटेरियल बी 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इसकी वर्किंग नोट में अभी 2,40,000 निकाली आपने, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वही 120 डिवाइडेड बाय, अब जो मटेरियल बी है उसकी कॉस्ट पर यूनिट 22 रुपए है, कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज इस पे 5% है, लेकिन मटेरियल बी पे 2% का जीएसटी है जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। मतलब ये 2% का जीएसटी मटेरियल बी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं अब। तो 22 कॉस्ट पर यूनिट थी ओरिजिनल, पहले 102% करके 2% का जीएसटी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनाया, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। इस टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे 5% इसकी कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज लगाई। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास इसका भी ईओक्यू आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। तो आइए आंसर निकाल लेते हैं।
ये आएगा 2 इंटू 3,60,000, 2 इंटू 3,60,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2.25, इसका अंडर रूट 6197 यूनिट्स। और इसी तरीके से मटेरियल बी का 22 का 102%, इसका 5%, ये आ जाएगा 1.122, 2 इंटू 2,40,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 1.122, इसका अंडर रूट ये आ जाएगा 7165 यूनिट्स। तो ये है आपका ईओक्यू, जो कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। बेसिकली यहां पे जो गलती होती है ना, वो इस पॉइंट में होती है। बहुत बच्चे ये 102% ऐड करना इसमें भूल जाते हैं जीएसटी का, और कुछ नालायक मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों में जीएसटी ऐड कर देते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट एक बारी करने से पहले मैं आपको पहले थर्ड पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। बेसिकली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको सेकंड पार्ट का भी आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द सेविंग और लॉस इन मटेरियल ए। तो पहली बात, सिर्फ मटेरियल ए के लिए काम करना है थर्ड पार्ट में। इफ परचेज क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू, बेसिकली इस लाइन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। एट प्रेजेंट कंपनी क्या कर रही है, 8-8 हजार यूनिट्स के ऑर्डर साइज के हिसाब से मटेरियल ए का ऑर्डर कर रही है। लेकिन अभी जो आपने निकाला, मटेरियल ए का ईओक्यू कहता है एक बारी में 6197 यूनिट्स का ऑर्डर करिए। तो क्वेश्चन ने आपसे थर्ड पार्ट में यही मांगा है, कैलकुलेट सेविंग और लॉस इन मटेरियल ए इफ परचेज क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू। मतलब हम अगर 8-8 हजार यूनिट्स का ऑर्डर ना करके ईओक्यू पर चलें तो कितनी सेविंग या नुकसान हमको हो सकता है, वो बताइए। तो कंपैरिजन करना है एक तरह से आपको। आइए थर्ड पार्ट। अब ना यहां पे थर्ड पार्ट में एक ट्रिकी पॉइंट है जो कि 99% बच्चे यहां पे भूल जाते हैं, करते नहीं है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा इसको। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन। तो यहां पे हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, और कॉस्ट का कंपैरिजन करना है तो यहां पे ईओक्यू पे क्या होगा वो वाली कॉस्ट दिखा देते हैं। यहां पे अगर हमारा ऑर्डर साइज जैसा एट प्रेजेंट है 8000, तब क्या होगा ये दिखा देते हैं। अब देखो, इस कॉस्ट कंपैरिजन में मेनली आपके 3 एलिमेंट्स आते हैं किसी भी चीज के, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। मेनली तो ये 3 चीजें आती हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, क्या आएगी वो भी देखते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सर परचेज प्राइस को हम कुछ क्वेश्चंस में इग्नोर करके चल सकते हैं। जब आपको ईओक्यू और एक डिफरेंट ऑर्डर साइज के बीच का कंपैरिजन करना हो और आपको डिस्काउंट ना दे रखा हो किसी भी केस में, तो आप परचेज प्राइस को इग्नोर करके चल सकते हो। वैसे मैंने आपको क्लासेस में यही करवाया हुआ है कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ताकि बाद में हमको इस बात की कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि कब परचेज प्राइस लिखनी होती है कब नहीं, हम हमेशा लिखेंगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में तो परचेज प्राइस लिखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 8000 के ऑर्डर साइज के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। परचेज प्राइस, इसको ए नाम दे देते हैं। अब आधे नालायक गलती क्या करते हैं, ईओक्यू क्या आया था इसका 6197। आधे नालायक यहां पे गलती करते हैं, 6197 की परचेज प्राइस यहां डाल देंगे और 8000 यूनिट्स की परचेज प्राइस यहां डाल देंगे। ऐसा मत कर देना। परचेज प्राइस आपको पूरे साल की डालनी है, क्योंकि जो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हो और जो कैरिंग कॉस्ट निकालते हो वो भी तो पूरे साल की निकालते हो। तो उसमें जो परचेज प्राइस का खर्चा ऐड करोगे वो भी तो पूरे साल के हिसाब से करोगे, ठीक है ना। तो सर मटेरियल ए के लिए काम कर रहे हो, मटेरियल ए पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स खरीदनी थी, और मटेरियल ए की पर यूनिट क्वेश्चन में आपको कितने की दे रखी है, 15 रुपए की, और इस पे जीएसटी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस यहां पे 3,60,000 इंटू 15 इंटू इसका 90%, क्योंकि यहां पे 10% का डिस्काउंट था, ठीक है ना। आपके पास परचेज प्राइस आ जाएगी दोनों केसेस में 54 लाख
और यहां पे 48,60,000। ठीक है जी, आपके पास यहां पे आ गई परचेज प्राइस। अब इसके बाद निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए। अब पहले मैं अलग से कर रहा हूं जो कि गलत है, या मैं यहीं पे करता हूं बल्कि लिख के काटूंगा उसको। बहुत बच्चे यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर स्ट्रेट अवे क्या करते हैं कि सर पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स मंगवानी है मटेरियल एक ही, डिवाइडेड बाय ईओक्यू कहता है एक बारी में 6197 मंगवा लो, डिवाइडेड बाय 6197, यहां पे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। ऐसे ही 8,000 वाले केस में पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स मंगवानी है और एक बारी में 8,000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, यहां से कुछ ना कुछ ऑर्डर साइज निकाल लेते हैं। सर ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक बारी के लिए तो समझ ही नहीं आता ये गलत कैसे हो गया भाई, ऐसे ही तो आपने क्लासेस में सारे क्वेश्चंस में करवाया है। ये गलत सर सिर्फ एक बात की वजह से हो गया, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक पॉइंट था जो कि और किसी हमारे क्लास के क्वेश्चन में नहीं था। वो ट्रिक पॉइंट इस लाइन में था, मटीरियल ए, एक सेकेंड, मटीरियल ए is perishable in nature and if not used within 5 days of purchase it becomes obsolete। मटीरियल ए बस 5 दिन के लिए चलेगा, 5 दिन में कंज्यूम हो गया, जितना हो गया ठीक है, बाकी सब खराब, आपको नया ऑर्डर करना पड़ेगा। इस बात की रेलेवेंस समझने की कोशिश करिए। मैं आपको अलग से एक बार बता देता हूं, पूरे साल में मटीरियल ए कितना लग रहा है, 3,60,000। पूरे साल में कितने दिन काम हो रहा है, एक महीने में, लास्ट लाइन में दे रखा था, एक महीने में 25 दिन काम हो रहा है और पूरे साल इसी तरीके से काम होगा। तो यहां पे हमने एनालाइज भी कर लिया था क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि पूरे साल में 300 दिन काम होगा। तो सर पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स कंज्यूम करनी है और पूरे साल में 300 दिन काम होगा, तो ऑन एन एवरेज पर डे कितनी कंजम्पशन हो जाएगी, वो आ जाएगा आपके पास 1200 आपके पास पर डे की एवरेज कंजम्पशन आ गई है। अब समझो इसको, आपने ये 0 से 1, पहला दिन खत्म 1200 यूनिट्स कंज्यूम, दूसरा दिन खत्म और 1200 यूनिट्स कंज्यूम, तीसरा दिन खत्म और 1200 यूनिट्स कंज्यूम, चौथा दिन खत्म और 1200 यूनिट्स कंज्यूम, पांचवा दिन खत्म और 1200 यूनिट्स कंज्यूम। आपने यहां पे अगर ईओक्यू के हिसाब से चले तो आपने यहां पे 6197 यूनिट्स खरीदी होंगी। ईओक्यू क्या कह रहा था, एक बारी में 6197 यूनिट्स का ऑर्डर करो, यही कह रहा था ईओक्यू। तो आपके पास यहां पे 0 पर 6197 यूनिट्स आई होंगी, लेकिन 5 दिन में इन 6197 यूनिट्स में से कंज्यूम कितना हुआ, 1200 इंटू 5, 6000। सर पांचवें दिन यहां पर अभी भी इस 6197 में से कितनी यूनिट्स बची हुई हैं, 6000 यूनिट्स कंज्यूम हो गई, यहां पे 197 यूनिट्स अभी बची हुई हैं। ये यूनिट सर यहां पे ऑब्सोलीट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अब आप 6th डे इन वाली यूनिट्स में से कंजम्पशन नहीं कर सकते, आपको यहां पे न्यू ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, मैं एक बार आपको पूरा समझाऊंगा, यहां तक आई होप आपको बात समझ आई होगी। इसी तरीके से अगर आप यहां पर ईओक्यू नहीं, ऑर्डर साइज 8000 की बात भी कर लो, आपके पास सेम दिक्कत वहां पे आएगी। आपने Y0 पर 8000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, भाई कितनी मर्जी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लो एक बारी में, लेकिन 5 दिन में जितना कंज्यूम हो गया ठीक है, और 5 दिन में सर 6000 कंज्यूम हो जाएगा। आपके पास यहां पर इस पॉइंट पर 8000 के ऑर्डर साइज के केस में कितनी यूनिट्स बची रह जाएंगी, 2000 यूनिट्स। 6000 कंज्यूम हो गई 5 दिन में, बाकी 2000 यूनिट्स बच गई इस ऑर्डर में से, ये ऑब्सोलीट हो गई हैं। मतलब आपको यहां पे इस केस में भी नया ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, आप चाहे ईओक्यू पर चल लो, एक बारी में 6197 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लो, चाहे आप ऑर्डर साइज पे चल लो, एक बारी में 8000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लो। एक बारी में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हो अलग बात है, कितनी यूनिट्स के बाद नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाएगा अलग बात है। आप एक बारी में 6197 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करो या 8000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करो, आपको अगला ऑर्डर तो 6000 यूनिट्स के कंजम्पशन होते ही प्लेस करना पड़ जाएगा।
समझ आया? तो सर वैसे तो बेस्ट केस सिनेरियो यहां पे क्या रखता है? बेस्ट केस सिनेरियो तो यहां पे ये लगता है आप एक बारी में 6000 यूनिट्स ही मंगवाओ, जितना 5 दिन में कंज्यूम हो सकता है आप उतनी ही यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करके चलो। लेकिन स्टिल अगर 6197 ईओक्यू के हिसाब से चलते हो तो 197 यूनिट्स खराब होंगी, ऑर्डर साइज 8000 के हिसाब से चलते हो तो 2000 यूनिट्स खराब होंगी। तो खराब दोनों में होंगी, क्योंकि आपको अगला ऑर्डर 6000 यूनिट्स कंज्यूम होते ही 5वें दिन खत्म होते ही आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाएगा। मैं यहां पे बात क्या करना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के रिलेशन में आपसे ये सारी बात क्यों करी? सर अगला ऑर्डर तो आप 6000 यूनिट्स के बाद प्लेस कर रहे हो ना, मतलब आपको पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स परचेज करनी है, डिवाइडेड बाय हर 6000 यूनिट्स कंजम्पशन के बाद एक बारी में मंगवा चाहे 6197 रहे हो, लेकिन हर 6000 यूनिट्स कंजम्पशन के बाद आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाएगा। तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ जाएंगे? 3,60,000 यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए सर 60 ऑर्डर प्लेस करने पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है अगर मैं ईओक्यू के केस की बात करूं दोबारा से, आप पूरे साल में 60 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो और हर ऑर्डर में आप 6197 यूनिट्स मंगवा रहे हो, हर ऑर्डर में 6000 यूनिट्स तो आपकी कंज्यूम हो रही हैं और हर एक ऑर्डर में 197 यूनिट्स का आपको लॉस हो रहा है ऑब्सोल्यूशन का। 60 ऑर्डर्स में हर ऑर्डर में आपको इतना नुकसान होगा, तो कंज्यूम तो आप हर ऑर्डर की 6000 यूनिट्स ही कर पाओगे ना। तो 60 ऑर्डर प्लेस करें चाहे 6197, यहां पे कई बार कंफ्यूजन होती है तो मैं डिटेल में पूरी कैलकुलेशन ही करके बता रहा हूं। आपने 60 ऑर्डर प्लेस करे हैं 6197 यूनिट्स के, तो पूरे साल में यूनिट्स मंगवाई कितनी होंगी? 6197 इंटू 60, पूरे साल में आपने इस हिसाब से 3,71,820 यूनिट्स मंगवा ली होंगी। कई बच्चे ना यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कंज्यूम करने के लिए चाहिए थी 3,60,000, 60 ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो यूनिट्स तो ज्यादा आ गई। अरे ज्यादा आ गई, कंज्यूम थोड़ा ना कर ली मैंने। कंज्यूम कितनी करी? हर ऑर्डर में 6000 यूनिट्स ही कंज्यूम कर पाया। तो 60 ऑर्डर्स में हर एक ऑर्डर में 6000 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर पाया? 3,60,000 यूनिट्स कंज्यूम करवाया। मतलब मैंने परचेज करी है पूरे साल में 371,820, कंज्यूम कर पाया 3,60,000, बाकी हर ऑर्डर में 197 यूनिट्स खराब हुई। 60 ऑर्डर्स में तो कितनी आई? 197 इंटू 60 11,820, और ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही आएगा। इतनी यूनिट्स का आपको इन टोटल पूरे साल में लॉस हुआ है। आई होप आपको समझ आया। सिमिलर कैलकुलेशन आपके 8000 वाले ऑर्डर साइज के केस में बनेगी, ठीक है ना? बस वो पे ऑब्वियसली लॉस ज्यादा आएगा। तो ऑर्डर्स तो यहां पर भी 3,60,000 यूनिट्स पूरे साल में चाहिए, हर 6000 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद 8000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। यहां पे ऑर्डर तो 6000 यूनिट्स के बाद ही प्लेस करना पड़ रहा है ना, तो यहां पे भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स 60 आएंगे, ठीक है ना? अब आपकी यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलेगी। तो सर पहली गलती, मैं इसको येलो से हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे बहुत बच्चे इस प्रोविजन को समझ नहीं पाते हैं और यहां पे गलत कर देते हैं। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए तभी गलत लिख के पहले काटा भी है ताकि आप अच्छे से इसको याद रखें। चलिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको बी नाम दे देते हैं। पर ऑर्डर की कॉस्ट तो 120 थी, तो 60 इंटू 120 ये आ जाएगा यहां पे 7200। हाँ जी, यहां पे भी सेम आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट 7200। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। कैरिंग कॉस्ट के लिए पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है। सेफ्टी स्टॉक दिया होगा तो याद है ना, सेफ्टी स्टॉक पे तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना? ऑल्दो वो इस क्वेश्चन में था नहीं। 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑर्डर साइज। तो ईओक्यू के वाले केस में 6197 डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज इन्वेंट्री के केस में कंफ्यूज मत हो जाना, सर यहां पे भी 6000 डिवाइडेड बाय 2 के हिसाब से करो। भाई 6197 यूनिट्स मंगवा रहा हूं, कंज्यूम चाहे 6000 कर पा रहा हूं, 197 यूनिट्स चाहे खराब हो रही हैं, गोडाउन के अंदर, स्टोर के अंदर मेंटेन तो सारी करनी पड़ रही है, रखने का खर्चा तो सबका ही आ रहा है, होल्डिंग कॉस्ट तो सबकी है, ठीक है ना? तो एवरेज इन्वेंट्री पूरे के हिसाब से निकलेगी 6197 डिवाइडेड बाय 2, 3098.5। ऐसे ही यहां पे 8000 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 4000। अब आपके पास यहां पे कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री 3098
0.5 इंटू कॉस्ट पर यूनिट थी इसकी 15 और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज भी 15, तो ये आपके पास यहां पे कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और इस केस में 4000 एवरेज इन्वेंट्री इंटू कॉस्ट पर यूनिट 15, पहले डिस्काउंट का इंपैक्ट 90% करके कॉस्ट पर यूनिट पे दिया इंटू इसका 15%, ठीक है ना। आपके पास यहां पे कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये आएगा 6972 और यहां पे 15 का पहले 90%, इसका 15% इंटू 4000, ये आएगा आपके पास 8100। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। कैरिंग कॉस्ट मोस्टली बच्चे ठीक कर लेते हैं यहां पे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो यहां तक की बातें भी सही कर लेते हैं, वो यहां पे आंसर खत्म कर देते हैं, तीनों खर्चों का टोटल निकाल देते हैं। लेकिन सर इस क्वेश्चन में एक कॉस्ट और आएगी। वैसे तो अगर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट का पॉइंट समझ आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने वाला पूरा पॉइंट समझ आ गया, तो सर आपको यह बात भी समझ आ जानी चाहिए, यहां पर एक और कॉस्ट आएगी, लॉस ड्यू टू ऑब्सिलेंस। इसको डी नाम दे देते हैं, क्योंकि मैं चाहे ईओक्यू पर चल लूं, 6197 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लूं तो भी यूनिट्स खराब हो रही हैं, चाहे मैं 8000 यूनिट्स का एक बारी में ऑर्डर प्लेस कर लूं तब भी कुछ यूनिट्स खराब हो रही हैं। वो यूनिट्स अलग हो सकता है, क्वांटम अलग हो सकता है, लेकिन खराब दोनों में हो रहा है, तो सर उसका भी तो नुकसान डालना पड़ेगा यहां पे। जैसे मैंने अभी यहां से पे आपसे बात डिस्कस करी, ईओक्यू पर अगर चलते हैं तो सर 60 ऑर्डर पूरे साल में इशू करने पड़ रहे हैं 6197 यूनिट्स के, तो पूरे साल में खर्चा हो रहा है कितनी यूनिट्स पे, 3,71,820 यूनिट्स पे। 6000 यूनिट्स कंज्यूम हो पा रही हैं, 3,60,000, बाकी यूनिट्स खराब हो रही हैं। तो जो खराब हो रही हैं यूनिट्स, उन यूनिट्स की परचेज प्राइस का खर्चा, ये तो आपका स्ट्रेट अवे नुकसान है कि खरीद लिया, परचेज प्राइस का खर्चा हो गया, लेकिन कंज्यूम नहीं कर पाए। तो सर कंज्यूम नहीं कर पाए, उसका लॉस तो डालना पड़ेगा। आपके मन में अगर आए सर इनकी परचेज प्राइस का खर्चा, तो जब आपने परचेज प्राइस टॉप पर डाली होगी तब लिख दिया होगा ना। तो सर देखिए परचेज प्राइस आपने 3,60,000 यूनिट्स की डाली हुई है, जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीदनी पड़ रही है उन यूनिट्स की नहीं डाली हुई। मैं एक बार आपकी रेफरेंस के लिए, जैसे मैंने यहां पे ईओक्यू का करा हुआ है, मैं ऐसे ही एक बार आपकी रेफरेंस के लिए 8000 यूनिट्स के हिसाब से ऑर्डर साइज पे भी करके दिखा देता हूं, इसी के नीचे कर देता हूं। अगर आप 8000 यूनिट्स के ऑर्डर साइज पे चलते हो तो पूरे साल में परचेज कितनी कर लोगे, 60 ऑर्डर प्लेस करोगे और हर ऑर्डर में 8,000 यूनिट्स मंगवाओगे, तो पूरे साल में आप 4,80,000 यूनिट्स मंगवा चुके होगे। जबकि कंज्यूम कितनी कर पाए होगे, सर हर ऑर्डर में सिर्फ 6,000 यूनिट्स हर ऑर्डर की कंज्यूम कर पाए होंगे 60 ऑर्डर में, तो कंज्यूम तो पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स कर पाए होंगे। हर ऑर्डर में खराब कितनी हुई है यूनिट्स, सर हर ऑर्डर में 2,000 खरीदी हुई यूनिट्स खराब हुई हैं 60 ऑर्डर में, तो 1,20,000 यूनिट्स यहां पे भी खराब हुई हैं। तो इन खराब यूनिट्स का 8,000 वाले केस में पूरे साल में 1,20,000 यूनिट्स खराब, और ईओक्यू वाले केस में 11,880 यूनिट्स खराब, इनका लॉस डालना पड़ेगा। बेसिकली इनकी परचेज प्राइस डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसको परचेज प्राइस के नाम से नहीं, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस के नाम से डाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक बारी में 6197 यूनिट्स मंगवा रहे हैं ईओक्यू के केस में, कंज्यूम हो पा रही है 6,000 यूनिट्स, इनटू ऐसा नुकसान पूरे साल में 60 बारी हो रहा है, क्योंकि 60 ऑर्डर्स मंगवाए जा रहे हैं। ये आ गया वो टोटल नुकसान, वही 11,880 आएगा, इनटू एक यूनिट कितने में खरीदी गई थी, 15, ये यहां का नुकसान। इसी तरीके से यहां पे 8,000 यूनिट्स एक बारी में मंगवाई जा रही हैं, लेकिन 6,000 यूनिट्स एक बारी में कंज्यूम करी जा रही हैं। ऐसा 2,000 यूनिट्स का नुकसान इस केस में भी 60 बारी हुआ, इंटू 15 रुपए कॉस्ट पर यूनिट है। लेकिन सर यहां पे नुकसान थोड़ा सा कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कम हुआ, क्योंकि यहां पे डिस्काउंट था, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास, अरे 6197 माइनस 6,000 इंटू 60 इंटू 15, 1,77,300, और यहां पे 2,000 इंटू 60 इंटू 15 का 90%,
2000 इंटू 60 इंटू 13.5, ये आएगा 16,20,000। अब आप इसका टोटल लगा पाएंगे और आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी A प्लस B प्लस C प्लस D, 54 लाख प्लस 7200 प्लस 6972 प्लस 177,300, ये आ जाएगा 55 लाख 91,472। तो नुकसान एक तरह से ईओक्यू में भी है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। 48,60,000 प्लस 7,200 प्लस 8,100 प्लस 16,20,000, 64,95,300। ठीक है ना? आई होप आपको ये सारा समझ आया, क्लियर हो गया। तो यहां पे हमें निकालना क्या था, सेविंग और लॉस बाय फॉलोइंग ईओक्यू। सेविंग बाय फॉलोइंग ईओक्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 64,95,300 माइनस 55,91,472, ये आ जाएगा आपके पास 64,95,300 माइनस 55,91,472, 9,03,828 एंड दिस इज इट। आई होप समझ आ गया आपको ये पूरा। चलिए, एंड बाय द वे, अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें सेकेंड पार्ट की, मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर मटेरियल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए सर? मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहां पे 6,000 यूनिट्स होना चाहिए। 5 दिन में जितना कंज्यूम कर सकते हो, 5 दिन के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो मटेरियल ए के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा? 5 दिन की कंजम्पशन। तो एज सिंपल एज दैट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का तो इसका यही आंसर है। ठीक है ना? क्यों है 5 डेज कंजम्पशन? आई होप आपको वो भी समझ आ गया होगा, क्योंकि उससे ज्यादा अगर मेंटेन कर भी लोगे तो फायदा क्या है, खराब हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन हमारे टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, जब मैंने आपको ये टेस्ट दिया तो मैं आपके साथ थोड़ा सा खेल गया, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। क्या सर? बेटा जी ये जो क्वेश्चन है ये आपका वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मिक्स क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के टेस्ट में दे दिया, जबकि तब तक मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको कराया नहीं था। ऑल्दो इस क्वेश्चन में से जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पॉइंट था मैंने हटा दिया है। तो इसी टेस्ट के थ्रू आप नोटिस करिएगा, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में जो मेरी वाली बुक है, उस बुक में क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको यही चैप्टर का मिलेगा, वो देखिएगा एक बारी, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट उसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको टेस्ट में डाल के दिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाले वो भी हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले भी हैं। आइए पढ़ते हैं एक बारी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला तो आप काम कर ही लेंगे वहां पे। एसबी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड has entered into a big contract at an agreed price of rupees 1 crore 50 lakh subject to an escalation clause for material and labor as spent out on the contract and corresponding actuals are as follows। तो आपको यहां पे क्वेश्चन में 1.5 करोड़ रुपए की एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है विद एस्केलेशन क्लॉज। अच्छा, एस्केलेशन क्लॉज का अगर आपको याद हो, याद तो होना ही चाहिए जब टेस्ट में ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो एस्केलेशन क्लॉज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया था कि भैया एस्केलेशन क्लॉज पहली बात तब मिलता है जब ना तो कॉन्ट्रैक्टर की गलती हो ना कॉन्ट्रैक्टी की गलती हो, एंड एस्केलेशन क्लॉज इज फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मेरे कहने का मतलब, जब मैं ये बात बोलता हूं एस्केलेशन क्लॉज इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब एस्केलेशन क्लॉज की वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी चीज में कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो रहा है कि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोट करी थी तब वो चीज सस्ती थी, आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ गए और उसमें कॉन्ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं है, तो सर एस्केलेशन क्लॉज लग जाएगा। लेकिन आज कोई चीज महंगी है जिसके बेसिस पे आज का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ, आने वाले टाइम में वो चीज सस्ती हो गई,
जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को फायदा हो रहा है, तो एस्केलेशन क्लॉज ट्रिगर होकर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम नहीं करवा देगा। इसका ध्यान रखना। और यहां पे कीवर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, आपको डेटा दिया हुआ है बजट और एक्चुअल। बजट सोचा था मटेरियल लगेगा, 4 तरीकों के मटेरियल थे इस क्वेश्चन में, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, मटेरियल डी। तो मटेरियल ए सोचा था 3000 यूनिट्स लगेंगी, लग गई 3400। सोचा था 1000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदा जाएगा, खरीदा 1100 के हिसाब से। इसी तरीके से बी, इसी तरीके से सी, इसी तरीके से डी, और इसी तरीके से लेबर का दे रखा है कि जैसे एक L1 नाम की लेबर लगेगी। बजट में सोचा था 60,000 घंटे काम करेंगे, एक्चुअली में 56,000 आवर्स काम किए। सोचा था 15 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, एक्चुअली में 18 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट करी। आपसे मांगा है पहला पार्ट, गिव योर एनालिसिस ऑफ एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम एंड डिटरमाइन द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पेबल। कितना एस्केलेशन क्लेम मिलेगा और उस हिसाब से क्या फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाएगी, वो आपसे पूछा है। आइए, तो पहले तो यहां पे जो इस क्वेश्चन में गलत ट्रीटमेंट बच्चे करते हैं, मैं एक बारी ना आपको पहले वो बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है कि नहीं? हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या हम गलत करते हैं। काफी नालायकों ने हो सकता है अपने टेस्ट में वो गलती भी कर रखी हो। क्या सर? देखिए, कुछ नालायक क्या करते हैं, मटेरियल ए, मटेरियल ए उठाते हैं। मटेरियल ए बजट सोचा था 3000 यूनिट्स, 1000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 3000 इंटू 1000, इस तरीके से सोचते हैं। ये सोची थी मटेरियल ए की बजटेड कॉस्ट, ये फेयर सॉल्यूशन नहीं है, माइनस। फिर वो कहते हैं सर देखो एक्चुअली में 3400 यूनिट्स लगी और 1100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ये खरीदा गया। 3400 इंटू 1100, इस हिसाब से वो एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि सर मटेरियल ए सोचा था कितने का आएगा, 3000 इंटू 1000, 30 लाख रुपए का, माइनस एक्चुअली में मटेरियल ए खरीदा गया 37,40,000। और इस हिसाब से वो कह देते हैं कि सर एक्चुअली में देखो मटेरियल ए 7,40,000 से महंगा आया है, तो ये हमारा नुकसान है, हमारा किसका? कॉन्ट्रैक्टर का। तो इतने से एस्केलेशन क्लेम लग जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा। पहली बात, ये कैलकुलेशन है पूरे तरीके से गलत। क्यों सर? गलती आपको पता लगनी चाहिए, गलती क्या है। सर मैंने पहले ही बोला, एस्केलेशन क्लेम में मेनली 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। पहली चीज, एस्केलेशन क्लेम की वजह से, एस्केलेशन क्लॉज की वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। मतलब एस्केलेशन क्लॉज इज फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एस्केलेशन क्लेम का पैसा डिफर नहीं होता। जिस साल एस्केलेशन क्लॉज ट्रिगर हुआ है उसी साल के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में बढ़कर आपको वो पैसा मिलेगा एस्केलेशन क्लेम का। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, एस्केलेशन क्लेम तभी मिलता है जब ऐसे इवेंट की वजह से नुकसान हो रहा हो कि उस इवेंट में ना तो कॉन्ट्रैक्टर का कोई हाथ हो ना कॉन्ट्रैक्टर का कोई हाथ हो। मतलब ना कॉन्ट्रैक्टर की गलती ना कॉन्ट्रैक्टर की गलती, तब कोई नुकसान हो रहा है तो कुछ नुकसान की भरपाई कॉन्ट्रैक्टर करेगा, कुछ नुकसान की भरपाई कॉन्ट्रैक्टर करेगा। नुकसान शेयरिंग होगी जब दोनों की गलती ना हो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं यहां से आपको क्रक्स अगर बताऊं ना, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एस्केलेशन लगेगा वो सर सिर्फ प्राइसेस पे लगेगा। आप क्लासेस याद करिए, मैंने आपको तभी क्लासेस में भी एग्जांपल नॉर्मल इन्फ्लेशन के हिसाब से एग्जांपल दिया था। नॉर्मल इन्फ्लेशन चलती है इतनी और एक्चुअली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लेशन हो गई। कहने का मतलब प्राइसेस पे तो लग जाएगा एस्केलेशन। कि कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा यार जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला था तो 1000 रुपए के हिसाब से मटेरियल मिलता था, आज मार्केट में महंगाई बढ़ चुकी है और एक्चुअली में मटेरियल 1100 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। तुम जाके चेक करना चाहते हो, चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ना मेरी गलती है। तो इस पे मेरे को एस्केलेशन क्लेम चाहिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आपने जब ये कंबाइंड कैलकुलेशन करी तो आपने एक तरह से बाय डिफॉल्ट 3000 और एक्चुअली में 3400 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, आपने यूनिट्स की कंजम्पशन पे भी एस्केलेशन क्लेम नहीं दे दिया जब आपने ये कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन करी। हां सर, हमने तो यूनिट्स पे भी एस्केलेशन क्लेम दे दिया। अब आप जरा इसका इंपैक्ट समझिए। अगर ऐसे होना लग गया ना एस्केलेशन क्लेम में, तो प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, आप मुझसे काम करवा रहे हो
और मेरे को आपको फ्रॉड करना है, आपके साथ फ्रॉड करना है, आपसे आपकी जेब से ज्यादा पैसा निकलवाना है, मैं कह दूंगा सर जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला था तब सोचा था 3000 यूनिट्स लगेंगी इस मटेरियल की, अब तो सर 3400 लग गई है। एक्चुअली में ना लगी हो, एक्चुअली में ना लगी हो, कागजों में तो मैं कुछ भी लिख के दिखा सकता हूं। अब आप कोई घर बनवा रहे हो और मैं कह रहा था पहले 1000 ईंटें लगेंगी, अब मैं कह रहा हूं सर 1100 ब्रिक्स लग गई, गिनोगे थोड़ा आप जाके। मेरे कहने का मतलब है सर अगर आपने यूनिट्स पे भी एस्केलेशन क्लेम देना शुरू कर दिया ना कि पहले आपने इतना मटेरियल सोचा था लगेगा, अब ज्यादा मटेरियल लग गया, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर को फ्रॉड करने का अधिकार दे दिया है। मेरी बात समझ आ रही है? या तो फ्रॉड कर देगा, नहीं तो फिर ऐसे लगा लो, हो सकता है 3000 जेन्युइनली लगनी चाहिए थी, कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से वेस्टेज हो गई मटेरियल की, इस वजह से एक्चुअली में 3400 लगी है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है कि वेस्टेज हुई, वो खुद भुगतेगा। मेरे कहने का मतलब यूनिट्स पे कभी भी एस्केलेशन नहीं मिलता। ठीक है जी, यूनिट्स 3000 सोची थी, उसी हिसाब से आपका काम चलेगा, ज्यादा लग गई आप झेलो, हम जिम्मेदार नहीं है। हम कौन? कॉन्ट्रैक्टी, ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। और आपको सर जेन्युइनली, अगर किसी बच्चे के मन में ये भी आ जाए सर मान लो जेन्युइनली 3400 लग गए, तो बेटा फिर भी कॉन्ट्रैक्टर की ही गलती मानी जाएगी। क्या कॉन्ट्रैक्टर में इतनी भी समझ नहीं थी कि जेन्युइनली अगर 3400 लगे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करते हुए इसको एनालाइज कर पाओ? फिर आपको बिजनेस करना नहीं आता, नुकसान झेल के आप बिजनेस करना सीख जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है यूनिट्स पे नहीं मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट, एस्केलेशन क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन क्लेम। तो सबसे पहले मटेरियल ए, पहले तो यहां पे मटेरियल पे ही है तो मैंने हेडिंग डाल दी मटेरियल, और उसमें भी ए। तो सर मटेरियल ए सोचा था 1000 रुपए के हिसाब से आएगा, आया 1100 रुपए के हिसाब से। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई 1000 रुपए पर टन के हिसाब से कीमत थी जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया था, आज 1100 रुपए पर टन के हिसाब से कीमत हो गई है। पर टन पे कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है मेरे को 100 रुपए का नुकसान हो गया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअली में 3400 यूनिट कंज्यूम हुई, हमें लेना देना नहीं है। आपने 3000 के हिसाब से डेटा दिया था, हम 3000 के हिसाब से आपका लॉस बुक कर देंगे इनटू 3000। एक्चुअली में यूनिट्स कितनी ज्यादा लगी उस पे हम एस्केलेशन नहीं देंगे, इसलिए 100 रुपए पर यूनिट का नुकसान था, हम 3000 के हिसाब से आपका यह नुकसान मान लेते हैं। यह नुकसान सर हमारा आ जाएगा ₹3 लाख। ठीक है ना? तो मटेरियल ए में सर 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस नुकसान से, इसको मैं नेगेटिव में ही लिख रहा हूं, नेगेटिव में लिखने का मतलब ये नुकसान है, इतने से एस्केलेशन क्लेम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा। अब सर आते हैं बी मटेरियल पे। जैसे ही बी मटेरियल की बात आती है ना, ये आखिरी ट्रिक पॉइंट है इसमें, यहां पे भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, ट्रिक पॉइंट नहीं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। बी मटेरियल में अगर आप देखोगे, अब आपको ये तो पता चल गया सर यूनिट्स पे एस्केलेशन नहीं मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं बी मटेरियल में, सर देखो ना बी मटेरियल 800 रुपए पर टन के हिसाब से सोचा था खरीदेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया था, ये तो सस्ता हो गया, तो मटेरियल बी पे तो सर फायदा हो गया। और आपने अभी बताया एस्केलेशन क्लेम नुकसान पे लगता है, फायदा अगर कॉन्ट्रैक्टर का हो रहा हो तो एस्केलेशन क्लेम नहीं लगता। तो मैं कहता हूं बच्चे आधा अधूरा कॉन्सेप्ट मत समझो, जो मैंने बोला है ना एक बारी मन में खुद भी पूरा बोलो जो मैंने बोला था। क्या बोला था मैंने? एस्केलेशन क्लेम की वजह से, एस्केलेशन क्लॉज की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कीवर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ तो सकता है, घट तो नहीं सकता। सर पहले चेक तो कर लो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस घट भी रहा है या नहीं। भाई आपका 800 रुपए के हिसाब से आपने सोचा था, 700 रुपए के हिसाब से मटेरियल आया, और 2400 के हिसाब से हम बात करेंगे कि आपको फायदा नुकसान कितना हुआ है। देखते हैं एक बारी। तो सर 800 के हिसाब से सोचा था, ये तो 700 के हिसाब से खरीदा, 100 रुपए का सर फायदा हो गया। गलत कर रहे हो, एस्केलेशन क्लेम नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं करो तो सही। और सर एक्चुअली में 2300 यूनिट्स लगी, हमने सोची थी 2400, 2400 के हिसाब से ही होगा। यूनिट्स पे मेरे को जाना ही नहीं है एस्केलेशन में। ये तो सर फायदा आ गया कितने का? 2,40,000। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं।
क्यों इग्नोर कर देते हैं? उनके मन में आता है एस्केलेशन क्लॉज तो नुकसान के लिए लगता है, फायदे के लिए लगता नहीं है। लेकिन नुकसान के लिए लगता है, फायदे के लिए नहीं लगता है। यह बात, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विल बी रेड विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। यहां पे मैं इसका नेट करूं तो सर 60,000 नेगेटिव ही आ रहा है, 2,40,000 पॉजिटिव की वजह से पहली बात आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस घट नहीं रहा, वो आपके मटेरियल ए के नुकसान को एडजस्ट करवा रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मटेरियल बी का जो फायदा है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को घटाएगा नहीं, वो बल्कि मटेरियल ए के नुकसान को कुछ हद तक एडजस्ट करवाएगा। नेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा। इसको प्रैक्टिकली बातचीत में अगर हम डाल के देखें, मैं कॉन्ट्रैक्टर, आप कॉन्ट्रैक्टी, मैं आपके पास आया और मैं आके आपको कहता हूं सर मटेरियल ए में नुकसान हो गया 3 लाख रुपए का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दो। आप बोलोगे मटेरियल बी में फायदा भी हुआ है ना, पहले मटेरियल ए के नुकसान को मटेरियल बी के फायदे से एडजस्ट कर, नेट जो नुकसान है वो ले ले। बड़ी सिंपल बात है। तो ये भी दूसरी चीज जहां पे बहुत बच्चों ने गलतियां करी भी थी, मैंने काफी बच्चों के टेस्ट देखे थे, ठीक है, ये भी एक पॉइंट था। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इग्नोर नहीं करना है। हां, मान लो यहां पे इसका अमाउंट, अब मैं आपकी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए यहां पे 2,40,000 की जगह मटेरियल बी का ये अमाउंट फायदे वाला 3,20,000 आ जाता, तो ये 3 लाख ही कंसिडर करता। मतलब फिर मैं पूरा 3,20,000 नहीं कंसिडर करूंगा। अगर मैंने पूरा 3,20,000 का फायदा कंसिडर कर लिया तो मेरा नेट फायदा कितना आ जाएगा? 20,000। और नेट अगर फायदा आ गया तो फायदे की वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस घट जाएगा, वो नहीं करना है मेरे को। तो इसलिए अगर 3,20,000 होता तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता मटेरियल बी के फायदे को अप टू मैक्सिमम लॉस ऑफ मटेरियल ए। मेरी बात समझ आई? जी सर। चलो, मटेरियल सी, आई गेस अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। आगे अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। मटेरियल सी 4,000 रुपए का सोचा था, ये सर 3,900 का आया। इसमें भी सर फायदा हुआ, देखो 4,000 रुपए का सोचा था, ये 3,900 का आया। इनटू क्वांटिटी का हमने सोचना नहीं कुछ, तो बजटेड सोचा था 500 यूनिट्स लगेंगी, इसमें भी सर फायदा आया, कितना? 50,000 का फायदा। लेकिन आप अगर देखो तो अभी भी आपका नेट नुकसान ही चल रहा है। फायदा है टोटल अभी तक 2,90,000, नुकसान है 3 लाख, तो कोई दिक्कत है नहीं अभी। मटेरियल डी, ये देखना डी कैसा बना नालायक, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ जी, मटेरियल डी, मटेरियल डी सोचा था 30,000 रुपए का आएगा, आया 31,500, यहां सर नुकसान हो गया। मल्टीप्लाई बाय जो यूनिट सोची थी वही आ जाएंगी 100। तो यहां पे भी नुकसान आया आपके पास 300 इंटू 100, दिस विल बी 1,50,000 नेगेटिव। तो आपके पास अब यहां पर नेट नुकसान आ जाएगा 3 लाख का नुकसान। पहले 2,40,000 के फायदे में से एडजस्ट हुआ, नेट नुकसान कितना बच गया? 60,000। वो नुकसान फिर 50,000 के फायदे में से और एडजस्ट हुआ, नेट नुकसान कितना बच गया? 10,000। और 1.5 लाख का और नुकसान हो गया, तो टोटल नुकसान कितने का हुआ? 1,60,000। तो सर मटेरियल पे एस्केलेशन कितना लगेगा? एस्केलेशन ऑन मटेरियल escalation claim on मटेरियल, ये आ गया सर नेट 1,60,000। इसी तरीके से अब हम लेबर का कर लेंगे, ठीक है ना? लेबर पहला L1, डोंट टेक इट अदरवाइज। L1, अब लेबर में सोचा था सर 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे लेबर को, लेकिन एक्चुअली में 18 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ गई पर आवर के हिसाब से। तो सर 15 रुपए के हिसाब से सोचा था, 18 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ी। एक्चुअली में 3,000, एक्चुअली में पर आवर 3 रुपए का मेरा नुकसान हो गया सर। लेकिन आवर्स का कुछ नहीं है यहां पे, आवर्स जो सोचे थे उसी हिसाब से, एक्चुअली में आवर्स कम लगे ज्यादा लगे उस पर कोई एस्केलेशन नहीं है, 60,000 के हिसाब से।
और प्लीज यहां पे आप अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले मत मर्ज कर देना कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, कुछ ऐसा कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। तो सर L1 पे नुकसान आया है 1,80,000 का। L2 ये सोचा था सर 30 रुपए के हिसाब से पर आवर की पेमेंट करेंगे, एक्चुअली में 35 पर आवर के हिसाब से पेमेंट करी। तो पर आवर 5 रुपए के हिसाब से सर ज्यादा पेमेंट करनी पड़ गई, और एक्चुअली में कितने घंटे काम हुआ हमें लेना देना नहीं है। 40,000 आपने कहा था, उस हिसाब से एस्केलेशन देंगे इंटू 40,000। तो सर ये टोटल आ गया 2 लाख रुपए का सर नुकसान L2 में भी हो गया। गजब बात। तो सर टोटल नुकसान 3,80,000 का लेबर पे आ गया है, एस्केलेशन ड्यू टू लेबर या एस्केलेशन क्लेम ऑन लेबर 3,80,000। तो टोटल एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम कितना आया? टोटल एस्केलेशन क्लेम मटेरियल पे 1,60,000 रुपए नेट निकला, लेबर पे 3,80,000 रुपए नेट निकला। टोटल एस्केलेशन क्लेम 5,40,000 आपके पास आ गया। ठीक है जी। पार्ट 1 में क्वेश्चन ने पूछा था गिव योर एनालिसिस ऑफ एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम एंड डिटरमाइन द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहीं पे निकाल के दिखा देते हैं। फर्स्ट पार्टी चल रहा है, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पेबल। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर क्वेश्चन में 1 करोड़। अरे नालायक, तुम्हारी ऐसी की तैसी पता नहीं क्या बनता जाता है ये। वो शेप्स एडेड कर रखी है ना, इस वजह से। कोई बात नहीं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ प्लस एस्केलेशन क्लेम की वजह से 5,40,000 से ये बढ़ जाएगा, और रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ 55,40,000। ठीक है ना। ये आपके पास रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा, और ये आपके पास एस्केलेशन क्लेम आया था। आई गेस आपको समझ आ गया जी सर। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इफ ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आर 13,45,000। मटेरियल और लेबर का सारा डेटा आपको ऊपर दे रखा है। अगर इसके अलावा एक और खर्चा है 13,45,000, तो उसके हिसाब से सर एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखा दो। बहुत ही आसान है सर। फिर तो इससे आसान कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो सर हो नहीं सकता है। गजब बात हो गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लेकिन सर हम एक जगह थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हुए, क्योंकि बहुत नालायक टेस्ट मैंने देखे तो उस पॉइंट में कंफ्यूज हुए। क्या सर? सर वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड लिखना होता है, वो तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। गजब बात हो गई सर। किसी भी नालायक के मन में अगर यह बात आए कि इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वगैरह तो दे नहीं रखे, नोशनल प्रॉफिट कितना निकलेगा, कैसे हम क्या प्रॉफिट निकालेंगे, तो नालायकों सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कब आता है? जब प्रोजेक्ट 1 साल से लंबा चलता है, तो हम इनकम रिकॉर्ड करने के लिए सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही थे इस चैप्टर के। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आपको यह बता ही नहीं रखा है कि आगे कब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, तो क्या मानोगे? इसी साल ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अगर यही पहला साल है और यही आखिरी साल है और प्रोजेक्ट खत्म हो गया इसी साल, तो सर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कुछ बचेगा थोड़ा ना। जब इसी साल प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जब कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जिस साल भी कंप्लीट होता है, उस साल सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड थोड़ा ना रहता है, उस साल तो वो सेल बन जाता है। मेरे कहने का मतलब है यहां पे तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेल बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से आ जाएगा। अच्छा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा यहां पे बड़ा कर लेते हैं।
तो सर सबसे पहले अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इसी साल पूरा हो गया है तो सेल रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड तो आएगा ही नहीं। एंट्री क्या पास करोगे? डेटर किसको बनाओगे? कॉन्ट्रैक्टी को। एंट्री क्या पास होगी? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट। कॉन्ट्रैक्टी को डेटर बना लिया, डेबिट कर दिया। टू, किस चीज के लिए डेटर बना रहे हो इसको? जो इसके लिए हमने खर्चा किया है, सारा खर्चा कहां रिकॉर्डेड है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो एंट्री कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय कॉन्ट्रैक्टी, ये एक तरह से हमने सेल की एंट्री पास कर दी, क्रेडिट सेल्स की। कितना प्राइस लिखूं यहां पे? सर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो था आपका 1.5 करोड़, लेकिन अब रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,55,40,000 ये लिख दूं यहां पे। तो काफी बच्चों ने पूरा सवाल ठीक कर रखा था, लेकिन यहां उनको कंफ्यूजन थी सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड में। तो भाई नहीं आएगा ना जब पहला साल में ही काम खत्म हो गया। सर ये भी क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला पहले साल में काम खत्म हो गया। अरे तो ये भी कब बोला आगे का डेटा? भाई कुछ तो देता, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अनसर्टिफाइड कुछ तो होता है जिससे मेरे को ये पता लगे कि अगले साल काम होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं दे रखा। अब यहां पे खर्चा डेबिट करना है सबसे पहले टू मटेरियल। मटेरियल के खर्चे 4 आएंगे सर एक एक करके। मटेरियल ए सर, लेकिन फिर हमको एक और कंफ्यूजन है। क्या? सर मटेरियल का बजटेड खर्चा भी है, एक्चुअल खर्चा भी है, कौन सा लिखें? या ऐसा कर देते हैं क्वांटिटी बजटेड की ले लेते हैं, प्राइस एक्चुअल का ले लेते हैं, और वाइस वर्सा क्वांटिटी एक्चुअल की प्राइस बजटेड वाला। सर कैसी कैसी बातें करते हो, हमको नालायक बोलते हो आप। बेटा ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना कि ऐसा ऐसा कर देते हैं, ऐसा ऐसा कर देते हैं, ये सब गलत है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी नालायकों ने, किसी ने टेस्ट में क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में खर्चा डालने के लिए, जैसे मटेरियल ए के लिए बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। कुछ नालायकों ने क्या कर रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड रेट। मेरे को जरा बताओ कहां से बनी ये कैलकुलेशन? कुछ नालायकों ने कर रखा है बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड रेट। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक तरह से एक P&L अकाउंट है। कब बनता है ये? ईयर एंड पर। जब ईयर एंड पे बनेगा तो कौन सा खर्चा आएगा? एक्चुअल। जब आपको एक्चुअल खर्चा मालूम है तो फिर और कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहां पे तो सर सिंपल आएगा, मटेरियल है 3400 इंटू 1100। सिंपल सिंपल एक्चुअल खर्चा। $37,40,000। मटेरियल बी 2300 इंटू 700। $16,10,000। मटेरियल सी नो लाइक 600 इंटू 3900। $23,40,000। मटेरियल डी 90 इंटू 31,500। आई गेस आपको समझ आ रहा है, सारा एक्चुअल खर्चा पिक कर रहा हूं। 28,35,000। और बिल्कुल इसी तरीके से लेबर का खर्चा टू लेबर L1 एक्चुअल खर्चा 56,000 आवर्स इंटू 18 पर आवर का रेट। ये आ जाएगा 10,08,000। L2 38,000 आवर्स इंटू 35 पर आवर का रेट। एक सेकेंड, 38,000 ही है इंटू 35।
ये आ जाएगा 13,30,000। अच्छा, लेबर मटेरियल के खर्चों के अलावा क्वेश्चन ने क्या रखा था, एक और खर्चा है अदर देन मटेरियल एंड लेबर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आर 13,45,000। तो ये भी खर्चा डाल देते हैं। अदर एक्सपेंस 13 लाख कितना था, 45,000। अब तो सर जब प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया तो कोई नोशनल वोशनल कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कॉस्टिंग पी एंड एल। काम खत्म हो गया ना जब पहले साल ही, तो फिर तो ये तो बिल्कुल सिंपल बन गया, टू कॉस्टिंग पी एंड एल। सारा का सारा नोशनल प्रॉफिट यहीं चला जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, ठीक है ना। और ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आपका आ जाएगा कितना, 1,55,40,000 माइनस 37,40,000 माइनस 16,10,000 माइनस 23,40,000 माइनस 28,35,000 माइनस 10,08,000 माइनस 13,30,000 माइनस 13,45,000। ये आ जाएगा 13,32,000। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। और टोटल 1,55,40,000 1,55,40,000। तो कुछ मुश्किल एज सच इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं था। अब एक बार इसकी मार्किंग अगर हम देखें, 10 नंबर का सर ये सवाल था। मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपका पहले पार्ट में ही था, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट में तो इतना इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आप ऐसा मान के चलिए एक तरह से 10 नंबर के क्वेश्चन में से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला सेकंड पार्ट है ना, वो तो आपका 3-4 नंबर का ही है। तो मेरे हिसाब से 7 नंबर का आप इसका अपना फर्स्ट पार्ट मान के चलिए और 3 नंबर का आप इसका अपना सेकंड पार्ट मान के चलिए। मैं आपको वेटेज बता रहा हूं किस तरीके से मार्किंग का। अब 7 नंबर का अगर मेरा पहला पार्ट है तो सर उसमें से आप एक तरह से सीधी सीधी सी मार्किंग लगा के चलिए। पहला ये कंसिडर किया है 1 मार्क, ये कंसिडर किया है 1 मार्क, ये कंसिडर किया है 1 मार्क, ये कंसिडर किया है 1 मार्क। ठीक है जी, इसी तरीके से ये कंसिडर किया है 1 मार्क, ये कंसिडर किया है 1 मार्क। कितने हो गए, 6 नंबर हो गए। उसके बाद टोटल एस्केलेशन क्लेम और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पेबल, क्या ये नेट आपने सही निकाला है, आधा आधा मार्क इनका मान लीजिए। इस तरीके से प्रॉपर स्टेप मार्किंग यहां पे डिसाइड हो जाती है। ठीक है, आई गेस आपको पता चल रहा है। तो आपने अब देख लीजिए कहां तक क्या सही कर रखा है। और यहां पे अगर किसी बच्चे ने इन 2 पार्ट्स को, अब यहां पे स्टेप मार्किंग आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपने मान लो इसको हटा दिया, किसी बच्चे के मन में आ गया ये तो फायदा था, फायदे को कंसिडर नहीं करूंगा, तो सर फिर आपको आगे की स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। अमाउंट में गलती अलग चीज होती है, आपने कंसिडर ही नहीं किया, आपने कॉन्सेप्ट में मिस्टेक कर दी, फिर स्टेप मार्किंग नहीं होती है। कहीं सोचो इसके बाद भी ये वाला और ये वाला ठीक है, चलो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आता है, ये तो है ही पूरे 3 नंबर। यहां पे आप मान के चलिए इन सारे अमाउंट्स के आपके एक्चुअल कंसिडर किया या नहीं, एक एक नंबर इसका, और एट द एंड 1 नंबर आपके आंसर का। बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ना क्लासेस में भी कई बार मैंने आपको बताया इस तरीके की मार्किंग, तभी मैं टेस्ट में साथ साथ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार साथ साथ बताया है, सीए के एग्जाम्स में खास तौर पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ना सही आंसर के पूरे मार्क्स नहीं होते हैं। सही आंसर के तो बहुत थोड़े से मार्क्स होते हैं। मार्क्स होते हैं किस तरीके से आप आंसर तक पहुंचे हो, उस प्रोसेस के, उस प्रेजेंटेशन के। अगर आप देखोगे पहले पार्ट में क्वेश्चन ने मेरे से मांगा क्या था, एस्केलेशन क्लेम और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आधा आधा नंबर है सर उसका। 7 नंबर का अगर मेरा पहला पार्ट बनता है तो आधा आधा नंबर है, 1 नंबर है आंसर का। बाकी सारे मार्क्स किसके हैं, आपके प्रोसेस के। मेरी बात समझ आ रही है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट अगर आपका 3 नंबर का है तो 1 ही नंबर का है सर जो मेन आंसर आपका निकलता है। बाकी आपका फॉर्मेट, आप किस तरीके से खर्चे लिख रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, एक्चुअल लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है ना।
आई होप आपको समझ आया अच्छे से। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टेस्ट में हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मांगा, काफी नालायक एकदम से शुरू हो गए। मेरे को याद है कि सर गजब बात हो गई, क्या सवाल दे दिया आपने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया। पहली बात, क्या पेपर में नहीं आ सकता थ्योरेटिकल क्वेश्चन? देखो 2 क्वेश्चन तो पक्के पक्के आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के, जो भी है। ज्यादातर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में जब आता है तो वो लास्ट क्वेश्चन होता है, जो कि आपके पास स्कोप होता है कि चलो आप थ्योरी में छोड़ सकते हो उसको, अगर आपको सारा प्रैक्टिकल आता है। लेकिन अगर कोई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाय चांस पेपर में ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं होता, तो सर फिर थ्योरी बचाती है। लेकिन अब यहां पे ना मैंने एक बात नोटिस करी, मेरे को ऐसा लगता है काफी स्टूडेंट्स को ना थ्योरी क्वेश्चन जब सीए के पेपर में आता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमको लेंथ बनानी है, क्योंकि उनको ना 11वीं 12वीं से ही और खासकर ग्रेजुएशन वगैरह में उनको ऐसा सिखाया गया है, ऐसा एक जनरल परसेप्शन उनके मन में डाल दिया गया है कि लेंथ डाल दो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग की स्टार्टिंग अच्छी कर दो, एंड अच्छा कर दो, बीच में कहानियां लिख दो, कोई चक्कर नहीं है, लेंथ दिखेगी मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा जी ये सीए है, अगर जितना एग्जामिनर ने मांगा है आप उससे ज्यादा लिखेंगे वो चढ़ जाएगा, आप कम लिखेंगे वो चढ़ जाएगा, वो बहुत ही चढ़ा हुआ इंसान है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है यहां पे सर लेंथ डजंट मैटर, आप एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल शॉर्ट में दे सकते हैं, सफिशिएंट है। इस क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ने पेजेस भर रखे हैं, कुछ बच्चों ने, प्लीज एग्जैक्ट आंसर तक जाइए, फॉर द सिंपल रीजन आपको एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना होता। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, आपके सामने क्लाइंट आया है, क्लाइंट आपको एक पर्टिकुलर क्वेरी सॉल्व करने के पैसे दे रहा है, क्या आप उसकी वही क्वेरी सॉल्व करोगे या 10 क्वेरी सॉल्व करके बैठ जाओगे और दिखाओगे देखो मेरे को कितनी नॉलेज है? नहीं करोगे ना, जिसके पैसे वो दे रहा है उतना ही काम उसका करके दोगे ना। वही चीज एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर कहता है एक्स्ट्रा मत बताओ, मेरे को एग्जैक्ट बताओ क्या है। अब आपसे नोशनल प्रॉफिट पूछा गया है, मैं इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले आपको डेफिनेशन तक लाता हूं। एक बात बताओ, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो तो अल्टीमेटली क्या करते हो? आप क्रेडिट साइड पे वर्क सर्टिफाइड लिखते हो, आप क्रेडिट साइड पे वर्क अनसर्टिफाइड लिखते हो, यही लिखते हो। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड आज तक का सारा लिखते हो, वर्क सर्टिफाइड टिल डेट, क्योंकि आपने आज तक का सारा वर्क सर्टिफाइड लिखा होता है तो इस साल के ओपनिंग का वर्क सर्टिफाइड आप डेबिट करते हो। क्यों करते हो? ताकि आज तक का सारा वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट कर दिया और इस साल के स्टार्टिंग तक का वर्क सर्टिफाइड डेबिट कर दिया, तो नेट बेसिस पे सिर्फ इस साल का वर्क सर्टिफाइड डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। उसके बाद आप कॉस्ट इंकर्ड, जितने भी करंट ईयर में खर्चे हुए होते हैं वो सारे खर्चे लिख देते हो, ऐसे ही करते हो। बन गई ना सर डेफिनेशन, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग ईयर। बस, या तो ये बनेगी आपकी डेफिनेशन स्ट्रेट अवे, या फिर वर्क सर्टिफाइड टिल डेट प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट। सर अगर इतना इतना भी आप लिखाते हो ना, 5 में से 4 नंबर है आपके, कम से कम भी नहीं तो। मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन जो आपने कहानियां लिखी हैं उनमें सर 1-2 नंबर ही मिलेगा, और कई लोगों ने तो ऐसी कहानियां लिखी हैं कि मेरे जैसा अगर एग्जामिनर हो वो कहेगा नंबर देता नहीं और नंबर काट लेता हूं बल्कि, नालायक। चलिए, आई गेस आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा, अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था टेस्ट में, मेरे को नहीं लगता अब इसको तो डिस्कस करने की भी जरूरत है, मैं फटाफट से एक बार ये आप बता ही देता हूं फिर भी। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर 832 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। आपको ये इनवॉइस का डेटा दिया हुआ है कि भैया 200 यूनिट्स खरीदी, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 20% का डिस्काउंट लगा, एसजीएसटी लगा रखा है 12% का, और पैकिंग चार्जेस नॉन रिटर्नेबल लगा रखे हैं 50 रुपए। कैश डिस्काउंट 2% का है अलग से अगर पेमेंट 30 दिन में कर दी। डॉक्यूमेंट्स सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ एसजीएसटी इज एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। मतलब एसजीएसटी पर आईटीसी अवेलेबल है, ये आपको क्वेश्चन ने बता रखा है। अब सिंपल सी बात है सर, 1000 रुपए की कॉस्ट थी इनवॉइस वैल्यू, 200 रुपए का जो ये वाला डिस्काउंट है ये एक तरह से फिर ट्रेड डिस्काउंट हो गया, क्योंकि 2% का कैश डिस्काउंट अलग से है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता है मटेरियल की कॉस्ट में से 200, ये आ जाएगा 800। अच्छा, एसजीएसटी, क्या 96 का जीएसटी ऐड होगा? सर नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जब अवेलेबल नहीं होता तब जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बनता है। अब तो आईटीसी अवेलेबल है, मतलब आज मैंने पे किया, कल को सरकार आईटीसी के थ्रू मेरे को वो टैक्स वापस दे देगी, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद पैकिंग चार्जेस 50 रुपए नॉन रिटर्नेबल है, मेरी जेब से लग गए तो लग गए, ये पार्ट बनेंगे, 850 रुपए की आपकी कॉस्ट आ गई, सिंपल एज दैट। लेकिन आंसर क्वेश्चन ने जो पूछा है एट व्हाट प्राइस पर यूनिट में आपसे आंसर पूछा है, बस इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 200 यूनिट्स इससे डिवाइड करके आपके पास पर यूनिट में आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ये था ये क्वेश्चन 5 नंबर में, तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन